ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली सुमन की है। सुमन एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। वह अपने भाई रमेश और भाभी नीलम के साथ रहती थी। सुमन और रमेश के माँ बाप काफी समय पहले ही गुजर गए थे। सुमन का भाई सुमन को बहुत प्यार करता था और उसको खुश देखना चाहता था, लेकिन रमेश की पत्नी नीलम सुमन पर बहुत अत्याचार करती थी। वह सुमन से घर का सारा काम करवाती थी। सुमन को सारा दिन काम करता देख उसका भाई बहुत दुखी होता था, लेकिन अपनी पत्नी को कुछ कह नहीं पाता। एक दिन जब सुमन खाना बना रही थी, उसकी भाभी चिल्लाते हुए आई। सुमन, कहाँ हो तुम? सुमन भाभी की आवाज सुनते ही उसके पास गई। क्या हुआ भाभी? सुमन, तुम्हारा कोई काम में मन नहीं लगता क्या? सारा दिन कोई न कोई गलती करती रहती हो, नीलम चिल्लाते हुए बोली। नीलम का चिल्लाना सुनकर रमेश भी आ जाता है और बोलता है, अब क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा, मैं चिल्ला रही हूँ। अपनी बहन से क्यों नहीं पूछते कि वो इतनी गलतियाँ करती क्यों है? क्या पूछूं उससे, वो तो बेचारी सारा दिन काम करते रहती है। अरे भाग्यवान, बताओगी कि हुआ क्या है? रमेश की बातें सुनते ही नीलम और गुस्सा हो जाती है और बोलती है, हाँ, इस घर में सबसे खराब तो मैं ही हूँ। तुम्हारी बहन की क्या क्या गलतियाँ बताऊं? मैंने कल इसे अपनी नई साड़ी धोने के लिए दी थी और इसने उसे अभी तक नहीं धोया है, और आज मुझे उसे पहनकर शादी में जाना था। सुमन डरती हुई बोली, माफ करना भाभी, मैं उसे धोना भूल गई। मैं अभी उसे धो के सुखा देती हूँ। अरे भाग्यवान, ये कौन सी बड़ी बात है? तुम कोई और साड़ी पहनकर चली जाओ, तुम्हारे पास तो कितनी साड़ियाँ हैं। नीलम गुस्से से वहां से चली जाती है। सुमन उदास होकर खड़ी थी। तभी रमेश सुमन को बोलता है, कोई बात नहीं गुड़िया, तू उदास मत हो। उस रात नीलम सुमन को खाना भी नहीं देती है और सुमन रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह नीलम की बहन रजनी आती है। नीलम अपनी बहन को देख बहुत खुश होती है। रजनी, तुमने कोई खबर भी नहीं दिया कि तू आ रही है। दीदी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो मैं आ गई। बहन, तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गई। अब दोनों बहनें मिलकर खूब सारी बातें करेंगे। तू अंदर चलकर आराम कर, काफी थक गई होगी। घर के अंदर आकर नीलम सुमन से बोलती है, सुमन, तुम मेरी बहन के लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाकर ले आओ। जी भाभी, आप लोग बैठो, मैं अभी कुछ बना के लाती हूँ। सुमन जल्दी से अंदर जाती है और अच्छा सा खाना बना के ले आती है। ये सब रमेश देख रहा था। अब रोज का यही हो गया था। दोनों बहनें सारा दिन बातें करती और घर का सारा काम सुमन करती। एक दिन रमेश को बहुत गुस्सा आया और उसने नीलम को बोला, नीलम, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम दोनों बहनें सारा दिन बैठी रहती हो और घर का सारा काम सुमन अकेले करती है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों को उसकी मदद करनी चाहिए? नीलम ये सब सुनते ही आग बबूला हो जाती है और रमेश को बोलती है, तुम बाहर चलो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये सब तुम मेरी बहन के सामने क्या बोल रहे हो? वो हमारी मेहमान है, क्या मैं उससे काम करने के लिए बोलूं? उसे कितना बुरा लगेगा। रमेश बोलता है, अच्छा, तुम्हारी बहन को बुरा लगेगा, और तुमने कभी सोचा है, तुम जो रोज सुमन को इतना भला बुरा बोलती हो, उसे कितना बुरा लगता होगा? देख लेना नीलम, जिस दिन सुमन की शादी हो जाएगी और वो अपने घर चली जाएगी, उस दिन तुम्हें समझ आएगा। इतना बोलकर रमेश चला जाता है। नीलम बोलती है, उसे शादी करेगा कौन? दूसरी तरफ उस गांव के जमींदार का बेटा शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया था। राहुल, देख, तुझसे मिलने मुनीम जी आए हैं। प्रणाम काका। खुश रहो बेटा, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। लाला जी बता रहे थे कि शहर में तुम्हें नौकरी मिल गई। जी, मुझे शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है।
काका, सोहन कैसा है? सोहन तो तुमसे ही मिलने आ रहा था, पता नहीं कहाँ रह गया। मैं अभी उससे ही मिलने जा रहा हूँ। इतना बोलकर राहुल निकल जाता है। राहुल सोहन से मिलने के लिए जा ही रहा था कि रास्ते में उसे सुमन दिखती है। सुमन बाजार से सब्जी लेकर घर जा रही थी। राहुल सुमन को देखता रह जाता है और तभी वहाँ सोहन भी आ जाता है। अरे राहुल, तू यहाँ? मैं तो तुझसे ही मिलने आ रहा था। सोहन, मैं भी तुझसे ही मिलने आ रहा था। वैसे ये लड़की कौन है? ये रमेश भाई की बहन सुमन है। बहुत अच्छी लड़की है सुमन। दोनों दोस्त कुछ देर बातें करते हैं। राहुल घर पहुंचकर भी सुमन के ही बारे में सोचता है। अगली सुबह राहुल अपने पिताजी से बोलता है। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है बेटा, बोलो। दरअसल पिताजी, मुझे गांव की एक लड़की पसंद आ गई है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लड़की है कौन? दरअसल पिताजी, मैंने उस लड़की को कल रास्ते में देखा। सोहन ने बताया कि वो बहुत अच्छी लड़की है और वो किसी रमेश की बहन है। अच्छा, मैं मुनीम जी से बात करके उस लड़की के भाई को बुलवाता हूँ। लाला तुरंत मुनीम जी को बुलवाते हैं। मुनीम जी के आते ही लाला सारी बात उन्हें बताते हैं और बोलते हैं। मुनीम जी, आप उस रमेश को बुलवाए, मैं आज ही उससे रिश्ते के लिए बात करूंगा। जी लाला जी, मैं अभी उस रमेश को बुलवाता हूँ। वैसे एक बात बोलूँ लाला जी, सच में सुमन बहुत ही अच्छी लड़की है। राहुल बेटा ने बहुत सही लड़की को पसंद किया है। मुनीम जी रमेश को बुलवाने के लिए एक आदमी उसके घर भेजते हैं। रमेश, कहाँ हो तुम? अरे रामलाल, तुम क्या हुआ? क्यों बुला रहे हो? रमेश, तुम्हें लाला जी ने अभी अपने घर बुलाया है। अच्छा, लेकिन क्यों? मुझे नहीं मालूम, मुझे तो मुनीम जी ने बस इतना ही बोला कि तुम्हें ये खबर दे दूं। रमेश उसी वक्त लाला जी के घर के लिए निकल जाता है। रमेश पूरे रास्ते यही सोचता है कि लाला जी ने मुझे क्यों बुलाया है। लाला जी के घर पहुंचकर रमेश बोलता है। राम राम लाला जी, कहिए क्यों बुलाया है मुझे? राम राम रमेश, आओ बैठो। जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? भला मैं आपके साथ कैसे बैठ सकता हूँ? अरे रमेश, तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब बोलिए लाला जी, क्या हुआ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? दरअसल रमेश, मेरे बेटे को तुम्हारी बहन सुमन पसंद आ गई है और वो तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता है। क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? रमेश ये सुनकर अचंभित हो जाता है, जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। फिर रमेश बोलता है। ये आप क्या बोल रहे लाला जी? हम गरीब लोग तो ऐसे रिश्ते के लिए सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ रमेश, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। रमेश, तुम जाओ और जाकर शादी की तैयारियां करो। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे ये सब एक सपना जैसा लग रहा था। घर पहुंचते ही रमेश की पत्नी पूछती है। मैंने सुना कि तुम्हें लाला जी ने अपने घर बुलाया था, क्या हुआ, क्यों बुलाया था? हाँ नीलम, मुझे लाला जी ने बुलाया था और क्यों बुलाया था ये तुम भी जानकर हैरान रह जाओगी। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि जो लाला जी ने कहा वो सच है। अब बताओगे भी या यूं ही पहेलियां बुझाते रहोगे? बताता हूँ नीलम, लाला जी अपने बेटे राहुल की शादी हमारी सुमन से करना चाहते हैं। ये सुनते ही नीलम के होश उड़ जाते हैं। रमेश बोलता है। मैं जानता था नीलम, तुम्हें भी इस बात पर यकीन नहीं होगा। नीलम, मुझे यकीन था कि भगवान ने सुमन के भाग्य में जरूर बहुत अच्छा कुछ लिखा होगा। नीलम, मैं अभी ये खुशखबरी सुमन को बताता हूँ। इतना बोलकर रमेश चला जाता है। नीलम बोलती है, उसका भाग्य तो मैं लिखूंगी। रमेश ये खुशखबरी सुमन को बताता है, लेकिन नीलम मन ही मन कुछ और सोच रही थी। रमेश के जाने के बाद नीलम की बहन बोलती है। दीदी, क्या सच में इसकी शादी लाला के बेटे से होगी? नहीं रजनी,
लाला के बेटे से सुमन की नहीं बल्कि तेरी शादी होगी। रजनी नीलम की बातें सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है, दीदी ये तुम क्या बोल रही हो, लेकिन ये होगा कैसे? तू बस शादी की तैयारी कर, कब क्या करना है वो मैं देख लूंगी। शादी का दिन आ जाता है। नीलम सुमन की जगह अपनी बहन को बैठाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। उसने सुमन को डरा धमका कर चुप करा दिया था। दूसरी तरफ लाला जी बहुत परेशान थे। तभी मुनीम जी आते हैं। क्या हुआ लाला जी, अपनी इतनी जल्दी में मुझे और सोहन को क्यों बुलाया? मुनीम जी, दरअसल राहुल सुबह शहर ये बोलकर गया था कि उसे सुमन के लिए कुछ तोहफा लेना है और वो शाम तक आ जाएगा, लेकिन अब तो शादी का मुहूर्त होने वाला है और वो अभी तक नहीं आया। लाला जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? अब तो बारात निकलने के लिए तैयार है। मैंने उसकी खोज के लिए लोग भी भेजे, लेकिन उसका कोई पता नहीं। मुझे तो लगता है उसे शादी करनी ही नहीं थी और इसलिए वो भाग गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब गांव वालों और रमेश को क्या बोलूं। लाला जी, अब तो सबको बताना ही होगा कि ये शादी नहीं हो सकती। नहीं नहीं मुनीम जी, ऐसा मत बोलिए। अगर ये शादी नहीं हुई तो उस लड़की की बहुत बदनामी होगी और उसका दिल भी टूट जाएगा। मुनीम जी, मैं चाहता हूं कि राहुल की जगह सोहन दूल्हा बन जाए और सुमन से शादी कर ले। ये आप क्या बोल रहे? भला राहुल की जगह सोहन कैसे बैठ सकता है? काका ये आप क्या बोल रहे? जब राहुल आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ बेटा, इसी में सबकी भलाई है। मुनीम जी, मुझे मेरी इज्जत से ज्यादा उस लड़की की फिक्र है। लाला जी, जब रमेश को ये पता चलेगा तो शादी के बाद मैं खुद रमेश से माफी मांग लूंगा। अब आप देर न करके सोहन को तैयार कीजिए, जैसा आप ठीक समझे। और इस तरह राहुल के जगह शहर में सोहन दुल्हा बनकर बारात ले जाता है और सुमन की जगह घूंघट में रजनी दुल्हन बनती है। किसी को कोई खबर नहीं होती और शादी हो जाती है। शादी के बाद रजनी की विदाई भी हो जाती है। दूसरे दिन सुबह सुमन अपने घर के काम में लग जाती है और जब रमेश सुबह जागता है और सुमन को घर में देखता है तो हैरान रह जाता है। रमेश कुछ समझता या सुमन से कुछ पूछता उससे पहले वहां राहुल आ जाता है। राहुल आते ही सुमन और रमेश से माफी मांगने लगता है। सुमन मुझे माफ कर दो, रमेश भाई आप भी मुझे माफ कर दो। सुमन को भी कुछ समझ नहीं आता है। इतने में वहां नीलम भी आ जाती है। राहुल बोलता है, मुझे पता है कि कल रात शादी में मेरे न पहुंचने से आप लोगों को कितना गुस्सा आया होगा और न जाने लोगों की कितनी बातें सुननी पड़ी होगी। राहुल की ये बातें सुनते ही नीलम को भी कुछ समझ नहीं आता। वो सोचती ही है कि अगर कल दुल्हा राहुल नहीं था तो फिर रजनी की शादी किससे हुई। तब तक वहां गुस्से में नीलम की बहन रजनी और सोहन भी आ जाते हैं। रजनी गुस्से में बोलती है, दीदी हमारे साथ धोखा हुआ है। रजनी ये तू क्या बोल रही है? मेरी शादी राहुल से नहीं बल्कि मुनीम जी के बेटे सोहन से हुई है। रमेश बोलता है, कोई बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है? नीलम तुम बताओ, क्या कल सुमन की जगह दुल्हन रजनी बनी थी? मुझे माफ कर दो, दरअसल मैं चाहती थी कि राहुल के साथ सुमन नहीं बल्कि मेरी बहन रजनी की शादी हो और इसलिए मैंने सुमन की जगह रजनी को दुल्हन बनाकर बैठा दिया। सोहन राहुल से बोलता है, राहुल, तू यहाँ? कल रात तू कहाँ था? दरअसल जब मैं शहर से लौट रहा था तो रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई और रास्ता सुनसान होने की वजह से मुझे कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं मिली। मैंने समय पर आने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया। फिर सोहन भी सारी बातें बताता है कि वो राहुल की जगह दुल्हा बनकर बैठा था। ये सारी बातें सुनकर रमेश बोलता है, नीलम तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। नीलम, तुमने देख लिया न कि तुमने किसी का भाग्य बदलना चाहा तो भगवान ने क्या खेल खेला। नीलम अब तो तुम भी समझ गई होगी कि कोई किसी का भाग्य छीन या मिटा नहीं सकता। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे मिलकर रहता है। मैं गलत थी, मैंने सुमन का भाग्य छीनना चाहा और भगवान ने मुझे ये सबक सिखा दिया। सुमन तुम भी मुझे माफ कर दो। और फिर सुमन और राहुल की शादी बहुत धूमधाम से होती है।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई कितना भी जोर क्यों न लगा ले, लेकिन किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, और जो हमारे भाग्य में है वो हमें मिलके रहेगा। बस हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। किशनपुर नामक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम हरिया और दूसरे का नाम श्याम था। दोनों ही बहुत जिगरी दोस्त थे। हरिया के पास एक गाय थी जिसे वो घास चराने जंगल की ओर जाता था, और श्याम भी उसके साथ जंगल की ओर जाता था लकड़ियां लाने। दोनों में बहुत दोस्ती थी, इसलिए वो हर जगह साथ साथ ही जाते थे। हरिया अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था और गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। दूसरी तरफ श्याम अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था, और श्याम काफी गरीब था। गांव के लोगों का कुछ कुछ काम करके वो अपना और अपनी माँ का पेट भरता था। घर पहुँचते ही श्याम माँ से बोलता है, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। लेकिन बेटा, घर में कुछ भी नहीं है जो मैं पका दूं। माँ, मैं हरिया से कुछ खाने का मांग कर लाता हूँ। इतना बोलकर श्याम हरिया के घर जाता है। हरिया, ओ हरिया, लगता है श्याम आया है, मैं देख कर आता हूँ। क्या हुआ श्याम? भाई, कुछ खाने को दे सकते हो तो दे दो। आज भी घर में कुछ बनाने को नहीं है, माँ भी भूखी बैठी है। आओ भाई, गर्म गर्म रोटियां बनी है, अंदर आओ और मेरे साथ खाओ। नहीं भाई, तू मुझे रोटियां बांध के दे दे, मैं माँ के साथ घर पर ही खाऊंगा। श्याम तू रुक, मैं लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में हरिया रोटी लेकर आता है और श्याम को देता है। भाई, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, पता नहीं तू नहीं होता तो मेरा क्या होता। ये तू क्या बोल रहा है श्याम, तेरे लिए तो मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, आखिर दोस्त होते क्यों है। शुक्रिया अदा कर श्याम घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर श्याम माँ को रोटियां देता है और दोनों खाना खाते हैं। इधर हरिया की पत्नी उससे बोलती है, सुनो जी, आखिर कब तक ये श्याम भाई हमारे भरोसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे? वो कोई काम क्यों नहीं करते? अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोचते। ना जाने कितने समय वो भूखी ही रहती होगी। मुझे तो उन पर बहुत दया आती है। मालती, ये तुम क्या बोल रही हो? हम कौन होते हैं किसी को खिलाने वाले? बस हम एक जरिया है उस ईश्वर के, किसी का पेट भरने के लिए। और श्याम तो मेरा जिगरी दोस्त है, उसके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। अगले दिन दोनों दोस्त अपने सारे काम करके जंगल की ओर जाते हैं। हरिया श्याम से बोलता है, श्याम, मुझे लगता है तुम्हें कोई स्थायी काम पर लग जाना चाहिए, ताकि तुम्हारी रोज की आमदनी हो। कब तक तुम अपना गुजारा इस तरह से करोगे? और माँ का भी तो ख्याल रखना है। हरिया, मुझे पता है तू ऐसा क्यों बोल रहा, क्योंकि मैं अब तुझ पर बोझ बनता जा रहा हूँ। लेकिन भाई तू चिंता मत कर, आज के बाद मैं तुझसे खाना मांगने नहीं आऊंगा। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, तू गलत समझ रहा है। मैं तो हमेशा तेरी मदद करूंगा। मैं तो बस तेरे और माँ की भलाई के लिए बोल रहा था, लेकिन तुझे बुरा लगा तो मुझे माफ करना। दोनों दोस्तों को बात करते करते काफी देर हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। दोनों जंगल के काफी अंदर थे, इसलिए उन्हें निकलने में काफी मुश्किल हो रही थी। अंधेरा काफी हो चुका था, दोनों को घबराहट हो रही थी। तभी उन्हें सामने एक कुटिया दिखती है, जहां से रोशनी आ रही थी। कुटिया के सामने आकर थोड़ी देर दोनों सोचते हैं। फिर हरिया बोलता है, श्याम, लगता है यहाँ कोई रहता है, चलो मदद मांगते हैं। अगर रात को रुकने की जगह मिल जाए तो अच्छा है। हाँ,
शायद तुम ठीक बोल रहे हो, आवाज लगाकर देखो। हरिया आवाज लगाता है। कोई है? अंदर कोई है क्या? तभी अंदर से आवाज आती है। तुम जो कोई भी हो अंदर आ जाओ। दोनों घबराते हुए अंदर जाते हैं। अंदर आकर वो देखते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा है जो खाना बना रही थी। हरिया बूढ़ी अम्मा से बोलता है, अम्मा, हम दोनों जंगल में लकड़ियाँ लेने आए थे। हमें बात करते करते देर हो गई और काफी अंधेरा हो गया है। अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो क्या हम दोनों रात भर आपकी कुटिया में रुक सकते हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल, तुम लोग यहाँ रुक सकते हो। दोनों आराम से वही अम्मा के पास बैठ जाते हैं। दोनों बूढ़ी अम्मा को खाना बनाते हुए देख रहे थे। तभी श्याम अम्मा से पूछता है, अम्मा, क्या आप इस सुनसान जंगल में अकेले ही रहती हैं? अम्मा, आपको डर नहीं लगता? हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ। नहीं, मुझे क्यों डर लगेगा? भला मुझ बुढ़िया को कोई क्यों नुकसान करेगा? दोनों को जोर की भूख लगी थी और अम्मा के खाने की खुशबू से उनकी भूख और बढ़ रही थी। लेकिन वो सोच रहे थे कि अम्मा ने तो थोड़ा ही खाना बनाया होगा, वो भला हम कैसे मान सकते हैं। तभी बूढ़ी अम्मा बोलती है, बेटा, तुम दोनों भी खाना खा लो। नहीं अम्मा, आपने तो सिर्फ अपने लिए खाना बनाया होगा। भला हम आपका खाना कैसे खा सकते हैं? नहीं बेटा, मैंने इतना खाना बनाया है कि हम तीनों खा लेंगे। दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हरिया अम्मा से बोलता है, अम्मा, आप अकेले क्यों रहते हो? क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं? नहीं बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरे पति की बहुत सालों पहले ही देहांत हो गई और तब से मैं यही जंगल में रहती हूँ। अम्मा, अगर आप चाहो तो मेरे साथ चलकर मेरे घर पर रह सकती हो। मेरे घर पर सिर्फ मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अब इस जंगल की शांति ही मुझे अच्छी लगती है। लेकिन तुमने इतना सोचा मेरे लिए, वही मेरे लिए बहुत है। सुबह होते ही दोनों अम्मा को शुक्रिया अदा करते हैं और हरिया फिर एक बार अम्मा को बोलता है, अम्मा, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ चलो। मुझे आपको यहाँ अकेला छोड़कर जाने में अच्छा नहीं लग रहा। नहीं बेटा, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो। बेटा, तुम दोनों को मैं कुछ देना चाहती हूँ। इतना बोलकर अम्मा दोनों को अपने पीछे दूसरे कमरे में ले जाती हैं और वहाँ एक संदूक दिखाती है और बोलती है, बेटा, ये मेरी और मेरे पति की अमानत है जो मैं तुम दोनों को देना चाहती हूँ। तुम लोग इसे ले जाओ और इससे अपनी जिंदगी संवार लो। संदूक में इतने सोने के सिक्के देख दोनों की आंखें चौंक जाती हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हरिया अम्मा से बोलता है, अम्मा, ये आप क्या बोल रही हैं? भला इतने सारे सोने के सिक्के आप हमें क्यों दे रही हैं? बेटा, अब मेरी उम्र भगवान के घर जाने की हो गई है। भला अब मैं इसे अपने पास रखकर क्या करूँगी? तुम लोग मुझे भले इंसान लगे, इसलिए मैं ये सब तुम्हें दे रही हूँ। अब तुम मना मत करो और ले जाओ। दोनों अम्मा को मना नहीं कर पाते हैं और सारे सिक्के एक पोटली में डालकर घर के लिए निकल जाते हैं। दोनों खुशी खुशी घर की ओर बढ़ रहे थे। श्याम मन ही मन सोचता है, इतने सोने के सिक्के से तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। माँ को भी अब किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब तो मैं सारी जिंदगी बैठकर खाऊंगा। श्याम मन में ख्याली पुलाव बना ही रहा था कि तभी हरिया पीछे से बोलता है, श्याम, हम घर पहुँचते ही सिक्के आधे आधे बांट लेंगे। इतना सुनते ही श्याम सोचता है, ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि हरिया को भी आधे सिक्के देने हैं। लेकिन अगर मैं हरिया को ही रास्ते से हटा दूं, तो ये सारे सिक्के सिर्फ और सिर्फ मेरे हो जाएंगे। चलते चलते श्याम सोचता है कि आखिर हरिया को रास्ते से कैसे हटाऊं। थोड़ी दूर चलने के बाद उनके सामने एक नदी आती है जिसको पार करने के लिए एक पुल थी और पुल पार करते समय श्याम हरिया को नदी में धक्का दे देता है।
हरिया नदी में गिरते ही श्याम को आवाज देने लगता है, बचाओ श्याम, मुझे बचाओ। लेकिन श्याम बोलता है, हरिया मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बचा सकता क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ये सिक्के नहीं बांटना चाहता। और हरिया को नदी में डूबता छोड़कर चला जाता है। श्याम को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। वो घर में आते ही सो जाता है। अगली सुबह हरिया की पत्नी श्याम के घर आती है। क्या हुआ मालती, तुम इतनी परेशान क्यों हो? चाची, श्याम भैया आ गए क्या? हाँ, श्याम कल आधी रात को घर आया है। हरिया घर नहीं आया क्या? नहीं चाची, वो तो 2 रात से घर नहीं आए। मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी श्याम भी आ जाता है और हरिया की पत्नी को घर पर देख थोड़ा घबरा जाता है। मालती श्याम से पूछती है, श्याम भाई, मेरे पति कहाँ है? वो आपके साथ नहीं आए क्या? श्याम अनजान बनते हुए बोलता है, भाभी ये आप क्या बोल रही है? हरिया घर नहीं आया, लेकिन हरिया तो परसों ही मुझे जंगल में छोड़कर घर के लिए निकल गया था। दरअसल मुझे जंगल से और लकड़ियां लेनी थी, इसलिए मैं रुक गया था और लकड़ियां चुनते चुनते मुझे काफी रात हो गई थी, तो मुझे जंगल में ही रुकना पड़ा। जंगल के काफी अंदर चले जाने के कारण मुझे जंगल से निकलने में काफी समय लग गई और मुझे घर आते आते रात हो गई। ये आप क्या बोल रहे भैया? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उन्हें? भाभी आप घबराओ मत, मैं जंगल की ओर जाकर देखता हूँ और गांव के लोगों से भी बात करता हूँ। इतना बोलकर श्याम जंगल की ओर चला जाता है। जंगल की तरफ जाते जाते श्याम सोचता है, थोड़ी देर जंगल में बैठकर आ जाऊंगा और भाभी से बोल दूंगा कि हरिया को मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला, और भाभी को मैं सिक्के बेचकर थोड़े पैसे भी दे दूंगा। आखिर उन लोगों ने भी मेरी बहुत मदद की थी। जंगल में पहुंचकर श्याम आराम से एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और शाम होने का इंतजार करने लगता है। श्याम थोड़ी देर के लिए सो जाता है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ श्याम, मुझे बचाओ। बचाओ श्याम, मुझे बचाओ। वो घबरा कर उठता है और चारों तरफ देखता है। उसे बहुत डर लगने लगता है। और वो तुरंत घर की तरफ निकल जाता है। जंगल से लौटकर श्याम सबसे पहले हरिया के घर जाता है और मालती को बताता है, भाभी मैंने हरिया को जंगल और पूरे गांव में बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। तभी पीछे से वहां हरिया आ जाता है। हरिया को देखते ही श्याम के होश उड़ जाते हैं। वो हरिया से बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। श्याम भागा भागा घर की ओर जा रहा था और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि हरिया आखिर बचा कैसे। उसने सोचा कि इससे पहले कि हरिया अपनी पत्नी और पूरे गांव के लोगों को सारी बातें बता दे, उससे पहले मुझे ये गांव छोड़कर जाना होगा। घर पहुंचते ही श्याम उस सिक्के की पोटली की ओर जाता है और जैसे ही उसे उठाने की सोचता है, वो पोटली गायब हो जाती है और वहां वही बूढ़ी अम्मा आ जाती है जो जंगल में मिली थी। श्याम उन्हें देख चौंक जाता है। अम्मा, आप यहाँ मेरे घर पर कैसे? श्याम, तुमने अपने दोस्त के साथ अच्छा नहीं किया। जो दोस्त तुम्हें अपने भाई से भी ज्यादा मानता था, तुमने उसी के साथ विश्वासघात किया। तुम पैसों के आगे इतने अंधे हो गए कि तुमने हरिया के साथ ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अब तो तुमने पैसों के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी खो दिया है। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा वहां से गायब हो जाती है। इधर हरिया अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और तभी वहां बूढ़ी अम्मा सिक्कों के संदूक के साथ हरिया के सामने प्रकट हो जाती है। हरिया भी बूढ़ी अम्मा को देखकर चौंक जाता है और बोलता है, अम्मा आप यहाँ कैसे? और ये सिक्के आपके पास? ये तो श्याम के पास थे। बेटा, मैं तो तुम दोनों की दोस्ती की परीक्षा ले रही थी, जिसमें तुम सफल हुए, इसलिए ये सारे सिक्के अब तुम्हारे हैं। अम्मा, मुझे ये सिक्के नहीं चाहिए। जिस सिक्कों के चक्कर में जान चली जाए
वैसे पैसे किसी काम के नहीं, अगर उस वक्त आप मुझे नहीं बचाती तो क्या होता। बेटा, मेरे होते हुए भला तुम्हें कैसे कुछ हो जाता। तुम एक बहुत ही नेक, ईमानदार और सच्चे इंसान हो। तुम हमेशा ऐसे ही रहना और लोगों की मदद करना। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा वहां से गायब हो जाती है और इस तरह एक सच्चे इंसान और दोस्त की जीत होती है।